हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे डिजीज, जिसके 4 पार्ट है वो कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट है। अब कुछ ये बोलते हैं कि सर एक साथ में करवा दीजिए, तो साथ में ये टॉपिक मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजीज बहुत सारी दे रखी है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जनित, फिर विषाणु यानी कि वायरस वाली डिजीज, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित, और कुछ अलग से भी दे रखी है कुछ। ठीक है, तो इतनी सारी डिजीज, लगभग 15-20 डिजीज है। अगर उसको लेने बैठ जाए तो कम से कम 10-15 घंटे भी लग जाए, और इतना बड़ा कौन देखेगा वीडियो? कोई नहीं देखता है। इसलिए पार्ट में, ताकि आपको भी एक 30-35-40 मिनट का वीडियो हो तो कोई भी टाइम निकाल के देख सकता है, और इतनी बड़ी जो वीडियो होती है उसको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज अपन पढ़ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन इससे आपका बाहर नहीं जाएगा, ये आप निश्चिंत रह सकते हैं। अगर बाय द वे आपको कोई क्वेरी हो जाए ना, तो वैसे आप कमेंट में कर देना, मैं वैसे सबको रिप्लाई देता हूँ। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऐसा कोई पॉइंट होगा तो नहीं दिया होगा, लेकिन अगर कोई क्वेरी होगी तो आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। मैं नहीं दूँ, सर देंगे, सर नहीं दे तो जीजीडी की टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर देंगे। देखिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज है साथियों, पहला है चयापचय रोग। कौन सा है? चयापचय रोग। जीवाणु जनित पूरी हो चुकी थी, फिर विषाणु जनित भी अपन ने डिजीज पढ़ ली थी। इंपॉर्टेंट रहेगी आपके प्रोटोजोआ जनित जो बीमारियां है वो, क्योंकि सिलेबस में एक लाइन दे रखी है आपके। क्या लाइन दे रखी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। क्या लाइन दे रखी है आपके? प्रोटोजोआ जनित डिजीज। तो जो प्रोटोजोआ जो जनित बीमारियां हैं, प्रोटोजोआ, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डिजीज रहेगी वो जीवाणु और विषाणु से भी ज्यादा ये रहेगी, क्योंकि ये अपने सिलेबस में एज इट इज लाइन दे रखी है। तो एक डिजीज तो प्रोटोजोआ वाली भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ जो है परजीवी वाली, वो अपन डिटेल में भी वापस अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। इसकी ही पर्टिकुलर क्लास लेंगे। पढ़नी अपने को सब है, क्योंकि डिजीज इंपॉर्टेंट है, और लगभग 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी रहेगा। बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो 3 या 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे। देखिए, चयापचय रोग, दुग्ध जवर। दुग्ध जवर को पढ़ने से लेकिन अब एक नाम तो आपको पता चल रहा है कि दुग्ध जवर। जवर यानी बुखार, और दूध यानी जो मादा पशु के थन से जो निकलता है उसे दूध बोलते हैं। सफेद कलर का होता है कैसीन के कारण, पीलापन होता है इसमें कैरोटीन के कारण, मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। ठीक है, अगर लालपन है तो इसका मतलब थनैला रोग से पीड़ित है। अगर दूध हल्का सा नीलापन लिए है तो उसके अंदर पानी की मिलावट की हुई है। और गाय और भैंस का दूध मिक्स है तो इसके परीक्षण के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। वो सब अपन ने डिस्कस में पढ़ लिया है। तो देखिए, दुग्ध जवर नाम आ रहा है, इसका मतलब कि ये बीमारी किसमें होती है? जो दूध देता है। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली किसमें होता है? जो दूध देता है। अब दूध कौन देगा? सांड यानी कि नर तो देगा नहीं, मादा ही देगी, मादा पशु। तो पहला काम तो यही करना है। किसमें होता है? मादा पशु में होता है। किसमें होता है? मादा पशु। मादा पशु तो गाय, भैंस और बकरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगी तीनों, गाय, भैंस और बकरी। तो मादा पशु में होने वाला रोग, मादा पशु में होने वाला रोग। तो मादा पशु में क्यों होता है? क्योंकि दूध कौन देती है? तो मादा ही देती है। तो इसमें तो क्या याद रखने की जरूरत भी नहीं। तो दुग्ध जवर है मतलब दूध से याद हो रहा है कि मादा पशु में होगा, क्योंकि दूध दे रही है मादा पशु। ठीक है, दूसरा देखिए, इसके अन्य नाम वैसे यहाँ पे दे रखे हैं। अन्य नाम, प्रसवकालीन ज्वर। क्या नाम है? प्रसवकालीन ज्वर, प्रसवकालीन रक्त मूर्छा और प्रसवकालीन पक्षाघात। इसमें क्या याद रखना? प्रसवकालीन शब्द याद रखना है। प्रसवकालीन शब्द आते ही आपको याद आ जाएगा कि ये रोग है चयापचय यानी कि दुग्ध जवर की यहाँ पर बात हो रही है। प्रसवकालीन है तो मतलब प्रसव का मतलब वही जब बछड़े को जन्म देती है, उस समय ये बीमारी ज्यादा होती है। देखिए, तो पहली बार ये बीमारी कम होती है। प्रथम प्रसव में बीमारी कम। प्रसव जो होता है, जब बछड़ा जो है मां की कोख से यानी कि बाहर आता है मादा से, उसको प्रसव बोलते हैं, प्रसव क्रिया। तो प्रसव जो प्रथम प्रसव होता है, उस समय ये बीमारी लगने की संभावना न के बराबर होती है, कम होती है। लेकिन नाम तो इसका प्रसवकालीन दे रखा है। तो फिर तो देखिए, जब ये 3 से तीसरी बार जब ब्याती है, 3 से लेकर, देखिए ज्यादातर पशु जो है 5, 6, 7 बार ब्याते हैं। ठीक है, और पहली बार ब्याती है तब ये बीमारी जो है वो न के बराबर होती है। दूसरी बार में भी नहीं होने की चांस है। लेकिन तीसरी बार जब ब्याती है, उससे लेकर जब 5वीं बार ये ब्याती है, तो 3, 4 और 5
जब तीसरी बार भी आती है, चौथी बार और पांचवी बार, तब ये बीमारी सर्वाधिक होने की संभावना रहती है मादा पशु में। तो 3 से 5 वे ब्यात में सर्वाधिक, तो कब ज्यादा होती है? 3 से 4। ब्यात में लिख दू, यहां पे मैं प्रसव लिख दू, प्रसव। तो 3 से लेकर 5वें ब्यात यानी कि जो प्रसव है, उस समय यह बीमारी सर्वाधिक होती है। तो कब होती है? प्रसव के समय होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रसवकालीन पक्षाघात, प्रसवकालीन रक्त मूर्छा और प्रसवकालीन ज्वर। तो आपको यहां पर याद रखना है, सिर्फ प्रसवकालीन नाम याद रखना और एक याद रखना है इसमें दुग्ध जवर। तो अन्य नाम पूछ ले और प्रसवकालीन शब्द आ रहा है यहां, इसका मतलब आप समझ जाना कि वो दुग्ध जवर की ही यहां पर बात कर रहा है। तो ये चीज है इसमें। एक तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये होने वाली बीमारी किसमें है? ये मादा पशु में होने वाली एक बीमारी है। किसमें होती है? मादा पशु में। अब देखिए प्रसव के समय होती है, तो एक बार और इसमें ध्यान रखनी है कि पशु जो होता है, मादा पशु जो होता है, उसके हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। हड्डियों में, इसमें रक्त में, रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जब ये बीमारी होती है पशुओं में, कौन सी? दुग्ध जवर, तब जो पशु जो होते हैं उसकी हड्डी और रक्त जो है उसमें कैल्शियम की कमी होती है। और ये कैल्शियम और ये जो कैल्शियम की जो कमी होती है रक्त में और हड्डियों में, ये कैल्शियम की जो कमी होती है ना, ये होती है साथियों पैराथायराइड। क्या होती है? पैराथायराइड। पैराथायराइड करता है। यहां से मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि मादा पशु के रक्त में और हड्डियों में जो कैल्शियम है, इसकी जो जितनी मात्रा की पूर्ति चाहिए, इसको जो नियंत्रण रखने का काम है ना, वो करता है पैराथायराइड। क्या करता है? ये कहलाता है पैराथायराइड। यानी कि मादा पशु के रक्त के अंदर और हड्डियों में कैल्शियम की बराबर मात्रा को बनाए रखने का जो काम है वो कहलाता है पैराथायराइड। क्या होता है? पैराथायराइड नियंत्रण भी कह सकते हैं या फिर पैराथायराइड नाम इसे याद रखना। आपको यहाँ पर नाम याद रखना पैराथायराइड। थायराइड होती है गले में, होती है ह्यूमन बीइंग में भी होती है गले में, नॉर्मली गले में, और गर्ल्स में ये ज्यादा होती है प्रॉब्लम, लेडीज में थायराइड। तो थायराइड के नाम के आगे अपने को पैरा लगना है। क्या लगना है? पैराथायराइड। तो मादा जो पशु है उसके दूध में और हड्डियों में जो है कैल्शियम जब संतुलन गड़बड़ा जाता है, इसकी मात्रा जब कम हो जाती है, इसे बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। तो पैराथायराइड जो है वो किसमें होता है? दुग्ध जवर के अंदर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है पैराथायराइड? पैराथायराइड का काम होता है कि जो पशु जो है, कौन है? मादा पशु। मादा पशु के रक्त व हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है पैराथायराइड। ये क्या करता है? ये करता है कैल्शियम नियंत्रण का काम करता है। क्या करता है? कैल्शियम नियंत्रण। तो मादा पशु में जब दुग्ध जवर होता है, उसके शरीर में क्या होगा? कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम ज्यादातर हड्डियों में पाया जाता है और रक्त में पाया जाता है। इस कैल्शियम को नियंत्रण का काम करता है पैराथायराइड। तो पैराथायराइड जो है वो किससे संबंधित है? ये चयापचयी दुग्ध जवर से संबंधित बीमारी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पैराथायराइड क्या है। तो मादा पशु में जब कैल्शियम की कमी होती है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है पैराथायराइड। एक बार साफ कर ले, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये नाम हो गए, अब इसके कुछ कारण पढ़ लेते हैं। तो इसके जो कारण है जिसकी वजह से ये होता है, देखिए कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। इंपोर्टेंट समझ में आ गया? दुग्ध जवर है और शरीर में कैल्शियम की कमी से हो रहा है। कैल्शियम को कौन नियंत्रण रखता है? कैल्शियम को जो शरीर में नियंत्रण रखता है वो रखता है पैराथायराइड। इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको जो नियंत्रित करता है साथियों वो करता है पैराथायराइड। कौन रखता है? पैराथायराइड। ठीक है, ये पैराथायराइड नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध जवर। दूध में वैसे कैल्शियम होता है, आपने को बोलते ना कि दूध पियो जिससे कैल्शियम बढ़ेगा, तो उससे ही इनडायरेक्टली आप समझ जाओगे कैल्शियम की कमी है मतलब दुग्ध जवर। और दूध में होता भी
कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूती देता है। मादा शरीर से दूध के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। मादा शरीर में दूध के साथ अधिक मात्रा में क्या निकलता है? कैल्शियम। और इसको नियंत्रण करता है ये पैराथायराइड। कौन नियंत्रित करता है? पैराथायराइड। तो क्या होता है? मादा शरीर में दूध के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रोग होता है। ये पशु के प्रसव के समय में होता है, इसीलिए इसे प्रसवकालीन रोग या ज्वर कहते हैं। और ये ज्यादातर फर्स्ट प्रसव में नहीं होता है, तीसरे से पांचवें प्रसव के समय ये ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका लक्षण देख लीजिए, क्या है इसके लक्षण के? पशु जो है वो क्या क्या लक्षण दिखाता है? रोग से ग्रसित गाय के प्लाज्मा में कार्टिसोल की मात्रा होती है। जो भी दुग्ध ज्वर से पीड़ित होगा उस गाय के प्लाज्मा जो होगा उसमें कार्टिसोल की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? कार्टिसोल। ये इंपॉर्टेंट साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट लिखूं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दुग्ध ज्वर से पीड़ित जो गाय है उसके प्लाज्मा में किस तत्व की जो है मात्रा पाई जाती है? तो कार्टिसोल। क्या हो जाएगा? कार्टिसोल। ये याद रखना है, कार्टिसोल जो वर्ड है ये याद रखना है। गाय के प्लाज्मा में, किसमें? गाय के प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है? जैसे जो भी पीड़ित होता है किसी बीमारी से, उसका जो ब्लड है वो दूसरे पशु में चढ़ाते हैं, वो प्लाज्मा होता है। एक तरह से आपने कोविड में भी देखा होगा कि कोविड के जब ट्रीटमेंट नहीं था तो जो कोविड से पीड़ित थे उन लोगों में दूसरे व्यक्ति का प्लाज्मा लेके, जो कोरोना से ठीक हो रखे थे, उनका प्लाज्मा उन्हें चढ़ाते थे। तो प्लाज्मा में कॉर्टिसोल की मात्रा होती है, अधिक होती है। कॉर्टिसोल की मात्रा अधिक होती है। क्या है? अधिक होती है। ये पॉइंट यहां पर ना लिखकर यहां पर लिख देना, ठीक है? अधिक होती है। फिर देखिए, तापमान कम होता है। क्या होता है? तापमान कम होता है। नॉर्मली क्या होता है? जब फीवर आता है, बुखार आता है तो तापमान बढ़ता है। दुग्ध ज्वर में क्या होता है? तापमान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। गर्दन को पीछे मोड़कर रखना प्रमुख लक्षण है। ये दोनों ही लक्षण आपको याद रखने हैं, ये दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि गर्दन को पीछे मोड़कर रखता है पशु, किसमें? दुग्ध ज्वर में। और बेहोशी और लकवा इसके दो मुख्य लक्षण हैं। इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण अगर मैं मानूंगा तो इसे मानूंगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। बेहोशी और लकवा जो है ये किसके महत्वपूर्ण लक्षण है साथियों? तो ये दुग्ध ज्वर के महत्वपूर्ण लक्षण है। ये दोनों आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर चलते हैं अपन आगे। चले, देखिए अब इसकी चिकित्सा। चिकित्सा वैसे ये दे रखी है, लेकिन इसमें एक चिकित्सा मेरे हिसाब से आप ये भी लिख सकते हो, नहीं दे रखा है इसमें, नहीं। कार्बोनोल व मिफिक्स घोल। ये इसमें शायद नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, ये इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। कार्बोनोल और मिफिक्स घोल। कार्बोनोल और मिफिक्स घोल जो है वो भी इसमें दिया जाता है। ये मी एंड बेकर कंपनी का बना हुआ है, बेकर द्वारा निर्मित। तो मी एंड बेकर क्या है? ये कंपनी है। क्या है? ये एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी के द्वारा ये दवाई बनाई जाती है जिसका नाम है कार्बोनोल व मिफिक्स। ये घोल होता है। ये घोल जब दुग्ध ज्वर से पीड़ित मादा को दिया जाता है तो उसमें काफी ज्यादा जो है रिलीफ देखने को मिलता है। कौन सा घोल? कार्बोनोल और मिफिक्स का घोल। कैल्शियम की कमी से होता है, तो क से कैल्शियम, क से कार्बोनोल भी आपको याद रखना है, कार्बोनोल, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं? 25% कैल्शियम बोरोग्लूनेट के घोल का 200 से लेकर 260 घन सेमी का गाय भैंस में तथा 20 से लेकर 30 घन सेमी का भेड़ बकरी में अंतःशिरा इंजेक्शन 6 मिनट का समय लगाना चाहिए। 6 मिनट का समय लगाना चाहिए। 6 मिनट के समय में लगाना चाहिए। 6 मिनट के समय से हम मतलब क्या है? इंजेक्शन को आराम से देना चाहिए, धीरे धीरे जो है इसे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिया और दे दिया। इन 6 मिनट तक उसे धीरे धीरे जो है दिया जाता। तो देखिए 25% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। अब कैल्शियम की कमी से हो रहा है तो क से कैल्शियम, क से कार्बोनोल, और यहां पर भी देखिए दवाई में भी नाम क्या आ रहा है? कैल्शियम। तो कैल्शियम नाम आते ही आप समझ जाना कि ये दूध से संबंधित है, और दूध से संबंधित बीमारी भी अपन एक ही पड़ी है।
दुग्ध जबर थनैला रोग है, वो भी दूध से संबंधित है, आयन से संबंधित, लेकिन वो आयन से संबंधित है, वो दूध से संबंधित नहीं है। तो कैल्शियम बोरोग्लूनेट का घोल होता है 25% की मात्रा में, 200 से 200 घन सेमी का, तो गाय भैंस यानी कि बड़े पशुओं में देते हैं, और 20 से 30 घन का देते हैं साथियों ये भेड़ बकरी में। मतलब एक तरह से ये मान सकते हैं ये बड़े पशु है, कौन से है, बड़े पशु में तो देते हैं इसके 200 से 260 मात्रा में, और ये मात्रा दी जाती है 20 से 30 घन यानी छोटे पशुओं में। किसमें, छोटे पशु में। छोटे पशु से यहाँ मतलब है भेड़ और बकरी में। अंतःशिरा इंजेक्शन देते 6 मिनट का समय लगाना चाहिए धीरे धीरे। फिर है देखिए फाइजर फीवर फार्मूला, ये फाइजर कंपनी का एक फीवर फार्मूला है जिसमें देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम एंड ग्लूकोज का मिश्रण होता है। ये भी दवाई जो है उन्हें दी जाती है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का मिश्रण होता है, ग्लूकोज और इसमें ग्लूकोज मिला होता है। फाइजर फीवर फार्मूला के नाम से ये मिलती है। ये दवाई जो है ये भी इसमें दी जाती है। देखिए फाइजर, फाइजर कंपनी आपने सुनी होगी, कहाँ पर सुनी होगी फाइजर कंपनी, ये फाइजर आपने नाम सुना होगा कोविड में, ये फाइजर कंपनी की बनी हुई वैक्सीन भी लोगों को लगाई गई थी। तो ये फाइजर फीवर फार्मूला है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ग्लूकोज के द्वारा एक मिश्रण होता है। ये मिश्रण भी जो है इन पशुओं को दिया जाता है जिन्हें दुग्ध जबर हो रखा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट याद हो जाएगा, फाइजर फीवर फार्मूला, FFF, इसे FFF फार्मूला भी बोलते हैं, FFF, ट्रिपल F, फाइजर फीवर फार्मूला। तो FFF फार्मूला और कार्बोलोल कैल्शियम से याद हो जाएगा। ये आपको एक याद रखना पड़ेगा, मिपिक्स का घोल इसमें देते हैं, कार्बोलोल और मिपिक्स का घोल होता है जो मी एंड बेकर कंपनी द्वारा निर्मित है। इसे एक बार साफ कर लूं मैं। देखिए अब है इसमें स्तनीय प्रथमन, दूध निकालने के बाद थन में साइफन की मदद से ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। इसके बाद थन पर टैप लगाकर स्तन का मर्दन किया जाता है जिससे कैल्शियम पूर्ण रक्त प्रणाली में जाकर लवण की कमी को पूर्ण की जाती है और पशु जो है 15-20 मिनट में उठ बैठता है। तो किससे संबंधित है, कैल्शियम की कमी से संबंधित है। तो देखिए साइफन, साइफन क्या होता है, पशु के थन में लगाने वाला एक यंत्र भी कह सकते हैं आप इसे, एक डिवाइस होती है ये साइफन जो पशु के थन में लगाया जाता है। इसमें भी लगता है ये, और थनैला जो डिजीज होती है उसमें भी थन के द्वारा उसमें दवाई दी जाती है, तो उसमें भी ये यूज में लिया जाता है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे दूध की बीमारी आएगी वहां पे एक यंत्र होता है काम में, वो साइफन है। क्या है, साइफन, जो पशु के थन में लगाया जाता है। तो थन की बीमारी मतलब कौन सी है, थनैला रोग, थ से थनैला, उसमें साइफन लगता है। ये दूध से संबंधित है कहीं ना कहीं, और दूध थन से निकलता है तो उसमें भी साइफन का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको लगाते हैं और इसकी सहायता से इसमें ऑक्सीजन जो है वो चढ़ाई जाती है, जिसके बाद थन पर टैप लगाते हैं, ऑक्सीजन चढ़ा देते हैं, फिर वापस ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई बाहर नहीं हो जाए, इसके बाद क्या करते हैं, इसको निकाला और उसके ऊपर जल्दी से टैप लपेट लेते हैं, उसका मर्दन, फिर उसकी मालिश करते हैं जिससे कैल्शियम पुनः रक्त प्रणाली में जाकर लवण की कमी को पूर्ण, जो कैल्शियम लवण की कमी होती है उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, फिर जो कैल्शियम जो होती है वो वापस क्या करता है, रक्त प्रणाली में जाकर लवण जिसकी कैल्शियम की कमी होगी उसकी पूर्ति करता है। पशु जो है 15-20 मिनट बाद धीरे धीरे उठ जाता है जो बेसुध होकर बैठा होता है। रोकथाम, देखिए 30 मिलियन यूनिट विटामिन डी ब्याने से पूर्व 7 से तीसरे दिन तक देनी चाहिए। देखिए 30 मिलियन यूनिट का विटामिन डी जो है वो ब्याने से, पशु का जो जब ब्याने वाला होता है उस समय 7वें से लेकर तीसरे दिन तक इसे देते हैं। मतलब तीन दिन से स्टार्ट करते हैं और 7वें दिन तक इसे देते हैं। ब्याने से एक सप्ताह पूर्व 20 करोड़ यूनिट विटामिन डी सेवन, देखिए ब्याने से एक सप्ताह पूर्व तक जो है विटामिन डी सेवन 7 दिन तक, कितने दिन तक देते हैं, 7 दिन तक रोजाना देना चाहिए। तो 20 करोड़ यूनिट का विटामिन डी है वो 7 दिन तक देना चाहिए। मान लीजिए पशु जो है वो ब्याने वाला है, कब ब्याने वाला है, एक सप्ताह बाकी है, 7 दिन बाद पशु ब्याने वाला है, तो पिछले जो 7 दिन है जब पशु ब्याने वाला, उन 7 दिनों में इसे 20 करोड़ यूनिट का विटामिन डी जो है वो भी दिया जाता है। ये देने से भी पशु के शरीर में जो है कैल्शियम जो होता है उसकी कमी कम होती है, कैल्शियम सब सही मात्रा में रहेगा तो ये बीमारी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं। चले आगे, देखिए अब है साथियों चिचड़ी जबर, कौन सा है, चिचड़ी। इससे पहले अपन ने पढ़ी दुग्ध जबर, ये है चिचड़ी
जवर, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और ये अपने सिलेबस में वैसे ही दे रखा है। प्रोटोजोआ जनित रोग ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्रोटोजोआ अपने सिलेबस में वैसे ही दे रखा है। चिचड़ी ज्वर, इसके अन्य नाम देख लेते हैं। चिचड़ी ज्वर इसका नाम है, इसके अन्य नाम है, देखिए क्या है, रक्त मूत्र रोग। अब इसे रक्त मूत्र रोग क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या होता है साथियों, शरीर जो होता है उसमें जो आरबीसी जो होती है, इसमें जो प्रोटोजोआ होता है, जो किलनी होती है, छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना किलनी, वो प्रोटोजोआ होता है वो शरीर के अंदर चला जाता है। और जो आरबीसी होती है जिसे बोलते हैं यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, तो आरबीसी जो होती है उसके अंदर जाकर उसे तोड़ता है, जिससे शरीर का जो खून होता है वो पतला हो जाता है। कैसा होता है, पतला, पतला हो जाता है। तो ये खून क्या होता है साथियों कि ये रक्त जो है पतला हो जाता है, मूत्र के साथ ये बाहर निकलता है। और जब मूत्र में रक्त निकलेगा तो बिल्कुल लाइट पतला हो जाता है, तो ये निकलता रहता है। तो मूत्र के साथ में इसमें जो है रक्त निकलता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया रक्त मूत्र रोग। तो रक्त मूत्र रोग क्यों कहा गया चिचड़ी को, तो इसमें क्या होता है साथियों, जो प्रोटोजोआ है पशु के शरीर में जाकर आरबीसी को जो है कणों को तोड़ता है, जिससे इसका जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है और मूत्र के साथ वो बाहर निकलता है, इसीलिए इसको रक्त मूत्र रोग भी कहते हैं। पायरोप्लाज्मोसिस, पायरोप्लाज्मोसिस इसका अन्य नाम है टेक्सस फीवर। क्या है, टेक्सस फीवर। और बेबी सायोसिस भी बोलते हैं एंड रेड वाटर डिजीज भी बोलते हैं। रेड वाटर डिजीज भी इसे नाम दिया गया। रेड वाटर डिजीज भी इसका नाम रक्त मूत्र के नाम से ही है, क्योंकि इसमें ब्लड पतला हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पानी हो, तो पानी, इसीलिए इसका नाम दिया गया रेड वाटर डिजीज। अब इसमें एक नाम आपको याद रखना है, बेबी सोया, बेबी सायो, ठीक है, बेबी सायो या बेबी सिया। ये काम आपको कहीं कहीं पे ऐसे भी निकल मिलेगा, कैसे मिलेगा, बेबी सियासिस, दोनों एक ही बात है। तो बेबी सिया या बेबी सोया आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा होता है, रोग कारक प्रोटोजोआ, किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। अब ये प्रोटोजोआ के इतने सारे नाम है, देखिए, बेबिसिया बर्बेरा, बेबिसिया बाइजेमिना, बेबिसिया मेजर, बेबिसिया बोविस, बेबिसिया अर्जेंटीना। अब अपने को कौन सा याद रखना है, इतने सारे नाम तो याद होंगे नहीं, नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो देखिए अब आपको याद हो जाएंगे, देखिए, बेबी सिया, बेबी सिया, बेबी सिया, बेबी सिया, बेबी सिया। अब आपको नाम क्या याद रखना, सिर्फ बेबी सिया याद रखना है। जहां कहीं पे भी आपको रोग कारक पूछेगा, बेबी सिया आ गया, समझ जाना कि वो चिचड़ी रोग से संबंधित रोग कारक है, ठीक है। तो बेबी सिया ही तो याद रखना है, बाकी याद तो नहीं रखोगे। एक इसमें और याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है बेबी सिया बाई जेमिना। क्या है, बेबी सिया बाई जेमिना। ये याद क्यों रखना है, तो ये भारत में इससे होता है, भारत में इस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो भारत में जो चिचड़ी जबर है वो किस प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो बेबिसिया बाई जेमिना, ठीक है, बेबिसिया बाई जेमिना, बेबिसिया। बे का मतलब वैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि दो, दो को बोलते हैं बे, जो गोडवाड़ का बेल्ट है जालोर पाली सिरोही में, दो को क्या बोलते हैं, बे। तो बे, बीसिया, बीसिया मतलब 20, तो बे का क्या मतलब होता है, बे का मतलब होता है 2, बीसिया 20, 20 का मतलब 20, तो 2 और 20, 2 बीसिया। और बाई जमीना, लेडीज होती है औरत, उसको बाई बोलते हैं कि बाई जी, ठीक है। तो कौन सी लेडी है कि जेमिना है, जेमिना बाई जा रही है, तो जेमिना है बाई, उसने आगे लगा दिया, पीछे लगाने की जगह पे कहाँ पे लगा दिया, आगे। तो जेमिना बाई क्या हो गया, जेमिना बाई। तो बे बीसिया मतलब 2 और 20, 2 बीसिया और जेमिना बाई मतलब बाई जेमिना, उल्टा करके ये इसको याद रखना अपने को, तो याद रखना बाई जेमिना, आपको याद हो जाएगा, मतलब जेमिना बाई याद रख लेना। भारत में ये जेमिना बाई के द्वारा होता है, आपको यही पूछेगा। और हंसना, ये एक ही तो याद रखना, बेबिसिया, क्या याद रखना, बेबिसिया, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। तो ये देखिए, रक्त मूत्र रोग इसे क्यों कहते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि ये क्या होता है, प्रोटोजोआ, ये मैंने बता दिया आपको, प्रोटोजोआ। इसमें प्रोटोजोआ में किलनिया भी शामिल है, किलनिया। पशु के
रक्त में आरबीसी को तोड़कर रक्त को पतला करते हैं, अतः इसे रक्त मूत्र रोग कहते हैं। तो इसका जो प्रोटोजोआ है, जो किलनी होती है, वो शरीर के अंदर जाती है, रक्त में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका जो होती है, जिसे रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, उसको तोड़ता है। उसका जो तोड़ने से क्या होगा, उसका रक्त बिल्कुल पतला हो जाएगा, वो मूत्र के साथ जो है ब्लड निकलता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया रक्त मूत्र रोग। ये आपको याद रखना है, एक तो इसमें ये याद रखना है, दूसरा आपको इसमें ये याद रखना है बेबिसिया बाईजामिना, क्योंकि भारत में इस प्रोटोजोआ के द्वारा ही ये बीमारी फैलती है। इसमें ज्यादातर आपको यही दोनों याद रखने हैं। चले अब इसके लक्षण देख लेते हैं अपन। देखिए इसके लक्षण क्या है। तीव्र अवस्था, इसे दो अवस्था में बांटा गया। कितनी अवस्था में बांटा गया? दो अवस्था में। एक तो है तीव्र अवस्था और एक है दीर्घकालिक अवस्था। थनेला में भी तीन थी, तीव्र अवस्था, कुछ तीव्र और दीर्घकालिक अवस्था। लगभग सब में तीन थी, लेकिन इसमें दो अवस्था है, एक है तीव्र अवस्था और एक है दीर्घकालिक अवस्था। देखिए इसमें शरीर का तापमान 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नाड़ी व श्वास गति तेज हो जाती है, नाड़ी और श्वसन गति जो है वो तेज हो जाती है। कॉक्सियल ध्वनि के द्वारा नाड़ी की गति ज्ञात की जाती है, ठीक है। और श्वास गति में पशु के जो नथुने होते हैं उसके आगे हाथ रखकर जो है श्वास गति गिनते हैं। और इसके अलावा पेट से भी नापते हैं श्वास गति, ये अपन ने पढ़ा था जब नाड़ी गति और वो पढ़ी थी। जुगाली तथा खाना पीना पशु बंद कर देता है। 90% रोगी इसमें मर जाते हैं तीव्र अवस्था में, ठीक है। लाल रक्त कणों के टूटने के कारण पेशाब का रंग लाल हो जाता है। लाल रक्त कणिका टूटने के कारण पेशाब का रंग लाल हो जाता है। किसकी वजह से टूटते? इस प्रोटोजोआ की वजह से। जब टूट गई, लाल रक्त कणिका टूट जाती है तो वो खून जो है वो पतला हो जाता है और फिर वो पेशाब का रंग इससे लाल होता है। देखिए दीर्घकालीन अवस्था, दीर्घ यानी बड़ा, तो लंबे समय तक चलने वाली अवस्था। धीरे धीरे जीर्ण होने लगता है। जीर्ण का मतलब पशु जो है वो बिल्कुल जीर्ण मतलब कमजोर होने लगता है, बिल्कुल, ठीक है। अनियमित कब्ज रहकर बुखार आने लगता है, कब्जी की शिकायत होती है, बुखार आने लगता है और मृत्यु प्रतिशत इसमें कम होता है। इसमें अगर ट्रीटमेंट ले लिया तो पशु जो है वो जल्दी से रिकवर हो सकता है, लेकिन इस अवस्था में जो है उसके मरने के चांस 90% होते हैं, 10% ही उसके बचने के चांस रहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी दवाई देने से पशु को जो है फायदा होता है, तो चलते हैं इसकी प्रमुख दवाई के ऊपर, रोकथाम और उपचार के ऊपर। ये रहे इसके उपचार। उपचार में इसमें ध्यान रखना है, एक तो देते हैं इसमें क्या देते हैं, इसमें देते हैं साथियों एल्केमिन। क्या देते हैं? एल्केमिन। एल्केमिन भी आपको याद रखना है। देखिए मैं लिख देता हूं, एल्कली जो है वो भी इसमें देते हैं। ये इंजेक्शन होता है साथियों जो इसमें दिया जाता है। एल्कली एंड केमिकल, एल्कली एंड केमिकल कॉरपोरेशन। देखिए एल्कली एंड केमिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होती है, इसका एक इंजेक्शन आता है। क्या आता है? इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन पशु को देने से भी जो है इस रोग में उसको फायदा मिलता है। किसमें? चिचड़ी जबर में। अगर चिचड़ी जबर हो रखा है तो एल्कली एंड केमिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो देते हैं। और अगर पशु कमजोर है, क्या है, पशु अगर मान लीजिए थोड़ा कमजोर है, ज्यादा ही उसे प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे क्या करते हैं, उस वैक्सीन को जो दवाई है, उस इंजेक्शन को अपन एक साथ में न दे करके उसे थोड़ी थोड़ी अंतराल में देते हैं। मतलब थोड़ा सा भी दे दिया, फिर कमजोर है तो 6 घंटे बाद
पुनः देते हैं। पुनः देने से मतलब ये नहीं कि वापस उसको पूरा भराव दे दिया, मतलब जो आधी मात्रा थी वो पहले दे दी, कमजोर कमजोर ज्यादा एक साथ देने में हो सकता है उसको कुछ साइड इफेक्ट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, स्वस्थ पशु अगर ज्यादा अगर थोड़ी सी ही बीमारी है, दीर्घकालिक अवस्था में है, तो अपन इसे पूरा दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा उसे कमजोरी हो रही है, पशु को खड़ा नहीं हो पा रहा है बाय द वे, तो इसमें थोड़ी सी वैक्सीन अभी दे दी, फिर 6 घंटे उसको बैठा रहने दो, 6 घंटे के बाद उसे आधा जो दवाई है वो वापस दे दो। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, किसमें, एल्कली एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंजेक्शन देते समय 6 घंटे के अंतराल में कमजोर होने पर उसे पुनः देते हैं, ये इसमें ध्यान रखना है। इसमें एक इंजेक्शन और देते हैं एक्रेपिन, कौन सा है, एक्रेपिन। एक्रेपिन का क्या होता है, एक्रेपिन का भी देते हैं 5% घोल का, 5% घोल का 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेमी का अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं। कैसे देते हैं, अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं। ये वेयर कंपनी का मिलता है, किस कंपनी का मिलता है, वेयर कंपनी। तो वेयर कंपनी का जो बना हुआ ये एक्रेपिन घोल है, वो 5% घोल का क्या कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर की मात्रा में अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं। 90 किलो वजन होने पर, 90 kg तक वजन होने पर, अगर पशु का वजन जो है वो 90 किलो तक है तो 1 घन सेंटीमीटर की मात्रा में देते हैं। 90 किलो से ज्यादा है तो इसकी मात्रा जो है अपन यहाँ पर बढ़ाकर जो है 2 घन सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक्रेपिन घोल है जो वेयर कंपनी का साथियों बना होता है। इसके अलावा इसमें एक और इंजेक्शन देते हैं, ट्रिपल ब्लू, कौन सा है, ट्रिपल ब्लू, 50 से 150 प्रतिशत घोल का अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं, अंतःशिरा इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन भी दिया जाता है जिसका नाम है ट्रिपल ब्लू, नाम से ये मिलता है। 50 से 100% घन सेंटीमीटर का 1% घोल में ये देते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि 50 से 150 घन सेंटीमीटर, और कितना देते हैं, 5% घोल का ये इंजेक्शन देते हैं। ट्रिपल ब्लू है, 5% घोल का 50 से 150 घन सेंटीमीटर का इसमें अंतःशिरा इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिपल ब्लू में 50 से 150 घन सेंटीमीटर, 5% घोल का इसमें अंतःशिरा इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन कहाँ पे देंगे, अंतःशिरा। लेकिन ध्यान रखना 5% देते हैं और 1% का भी देते हैं। कितना देते हैं, 1% घोल का भी देते हैं। ये जो है रियर केस में दिया जाता है, लेकिन 99% आपको 1% घोल का ही दिया जाता है। तो आपको अगर पूछ ले कि ट्रिपल ब्लू 50 से 150 घन सेंटीमीटर का इंजेक्शन किस में देते, तो चिचड़ी जबर में कितनी मात्रा में देखते, तो आपको 1% घोल वहां पर सही करना है। ये वैसे कम दे रखे हैं, इसको आप साइड में लिख देना एक बार कि ये रियर केस में ही देते हैं, रियर केस में। ठीक है, तो इसको एक बार साइड में रखना, आपको यहाँ पर लिखना है 1% घोल का इंजेक्शन देते हैं। बाकी दवाई जो है वो यहाँ पर लिख रखी है। इसको आपको कौन कौन सी याद, एल्कली एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बना इंजेक्शन देते हैं, 6 घंटे के अंतराल में भी देते हैं अगर पशु कमजोर है तो। एक्रेपिन घोल का 5% घोल का जो है 1 घन सेंटीमीटर अंतःशिरा इंजेक्शन, ये भी है अंतःशिरा में देते हैं। ट्रिपल ब्लू 50 से 150 घन सेंटीमीटर का और 1% घोल का जो है ये देते हैं। देखिए, पशु के शरीर पर सर्वप्रथम पेस्टाबैन लगाकर किलनियों को नष्ट करें। तो प्रोटोजोआ होता है किलनी के द्वारा भी फैलता है, तो किलनी आपको याद रखनी है। ये किलनियों को नष्ट करने, पशु के शरीर में छोटे छोटे जीव लगे होते हैं किलनी बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये पेस्टाबैन जो है वो लगाया जाता है। इसका घोल होता है, ये लगाया जाता है पेस्ट के रूप में, लिक्विड के रूप में। वैक्सान का प्राय एक ही इंजेक्शन पशु को निरोग कर सकता है। देखिए, वैक्सान का जो एक इंजेक्शन होता है उससे भी जो है पशु ठीक हो जाता है। ट्राइपन ब्लू 1% घोल का इंजेक्शन लगाता है। ये ट्रिपल ब्लू, यही ट्रिपल ब्लू 150 घन सेंटीमीटर 1% घोल, देखिए क्या है, 1% घोल का इसमें इंजेक्शन देते हैं। वैक्सान का प्राय एक ही इंजेक्शन पशु को निरोग कर सकता है, तो वैक्सान का भी इसमें इंजेक्शन देते हैं। कौन सा है, वैक्सान। इसके अलावा साथियों इसमें बैरेनिल का भी देते हैं, वैक्सान के नाम से ही मिलता है बैरेनिल।
बेरेनिल ये एग्जेट कंपनी का है, किसका है? एग्जेट कंपनी का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ में ही देखिए बैक्सन है और बेरेनिल है। बैक्सन और बेरेनिल दोनों एक जैसे हैं, एग्जेट कंपनी का है। ये इंजेक्शन देने से भी पशुओं को फायदा होता है। इसके अलावा साथियों आप और लिख सकते हैं कि बेगान, बेगान के 0.1% घोल से पशु को नहलाते हैं। पशु को क्या करते हैं? नहलाते हैं। तो किलनियों को देखिए, ये सब ये इंजेक्शन होता है, ये भी इसमें इंजेक्शन है। ट्रिपल ब्लू का इंजेक्शन देता है। ट्रिपल ब्लू वही बात हो गई, ये भी इंजेक्शन और ये भी इंजेक्शन। लेकिन ये तो है आंतरिक उपचार। ये सारे क्या थे? आंतरिक उपचार है। क्या है? आंतरिक उपचार, आंतरिक उपचार है। लेकिन ये पॉइंट, पहला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों है बाहरी उपचार। क्या है? बाहरी उपचार। बाहरी उपचार से मतलब क्या है कि दोनों पशुओं के बाहर से किए जाने वाले उपचार है। मतलब पेस्टाबेल है, उसका घोल लगाने से क्या होगा कि जो किलनियां होती है, जो प्रोटूज जो है वो शरीर के बाहर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और ये बेगान का जो घोल होता है 0.1% घोल, इसमें भी पशुओं को नहलाने से उसकी जो किलनियां है वो नष्ट हो जाती है, जो पशु को इसमें भी फायदा मिलता है। चले आगे। इसमें 2 ही डिजीज थी, ठीक है अपने, और बाकी है खूनी पैचिश जो है वो भी बाकी है। इसके अलावा सर्रा रोग ऊँट का है वो बाकी है। कुछ परजीवी जनित परजीवी जो है, जैसे अंत परजीवी है, बाहरी परजीवी, उनसे द्वारा होने वाली बीमारियां है वो भी बाकी हैं। तो कुछ लगभग ये मान के चलिए 7 या 8 डिजीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट भी है और ड्यू है, वो अपन साथियों पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल। एक साथ में हो जाएगी तो पढ़ लेंगे, वैसे छोटी है, अगर नहीं हुई तो उसे भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप तैयारी करते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।